तो हम ये समझे कि आपका वापस MIM में घर वापसी हो सकती है। वो गफ्फार कादरी साहब जब आए थे घर पे, हमारे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, तो वो नारे गाँव के अंदर जो है पानी की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी और हम जो सुबह ही पहुँच गए थे वहाँ पर। तो अब उनका हल्का है, वो अब ऐसा समझ रहे हैं कि हल्का जो है उन्होंने भी उसके ऊपर उनका अतिक्रमण हो गया हल्के के ऊपर, तो उनका हल्का था तो वो भी वहाँ पर आ गए कि भाई तुम इधर हमारे एरिया में कहीं। जो असेंबली का इलेक्शन था उसमें जो है असद साहब जो है हमारी जो वफादारियाँ थी जमात के ताल्लुक़ से या जो मेहनतें थी हमारी, उसका कुछ सिला मिल जाएगा, लेकिन खैर बहरहाल नहीं हुआ कुछ भी। अब उन्होंने क्या आप सोचे कि हमारे मजलिस ने 25 कारपोरेटर चुन के लेके आई और MLA 5 साल गुजर गए, अब ये 2.5 साल गुजर गए, उसके बावजूद भी अगर मुस्लिम शहरों के अंदर गड़े हैं तो ये किसकी नाकामी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। संभाजीनगर कोई इशू नहीं है, सब संभाजीनगर हट गया बाजू में अभी औरंगाबाद है, खाली औरंगाबाद की बात करो। और जो लोग बार बार जो है ये जिक्र करते कि तुम्हारे में दम है तो ये करके बताओ वो करके बताओ, उनकी बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है ऐसी बात करने की। कहते कि और भी मजलिस के लोग आने वाले हैं, तो क्या हम ये समझे कि आप भी उनके पास जाकर राष्ट्रवादी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे या फिर वंचित या मजलिस दोनों में से कोई एक जगह आप रहेंगे? वो एक नाम तो आप डिक्लेयर कर लीजिए कि कहीं ना कहीं आप जाने वाले। नहीं, खदीर भाई तो हमारे बड़े भाई के जैसे है, वो उन्होंने कोविड में भी माशाल्लाह से बहुत मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब ने प्रकाश अम्बेडकर साहब को बड़ा भाई कहा है। अब बड़ा भाई कहा है तो छोटे भाई का काम है ना जाना चाहिए उनके पास। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमने देखा है कि जब जब औरंगाबाद के अंदर के हालात को सुधारना हो या नौजवानों के अंदर एक जुनून और एक जज्बे को हमने देखा तो औरंगाबाद के कई चेहरे सामने आए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शदीद और सबसे ज़्यादा जो दर्द रखने वाला चेहरा हमारे सामने आया वो है जावेद कुरैशी। जावेद कुरैशी जब जब मैदान में उतरे, लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर एक जुनून सा तारी हुआ, हमने लोगों के अंदर एक अलग ही दीवानगी देखी। अक्सर हमने देखा है कि जावेद कुरैशी का नाम उनके तकरीरों से ज़्यादा फेमस जाना जाता है। महाराष्ट्र की तोप इन्हें कहा जाएगा। जावेद कुरैशी आज हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगाबाद का एक बड़ा चेहरा है, महाराष्ट्र का एक बड़ा चेहरा है। आज इनसे हम बात करेंगे, औरंगाबाद की हो या महाराष्ट्र की हो, मुस्लिम रिजर्वेशन की हो या दीगर जो सवालात हैं, हम इनसे बात करेंगे। बड़े नेता, बड़े सवाल, आज हमारे साथ जावेद कुरैशी मौजूद। सर, इस्तकबाल है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। शुक्रिया। सर, सीधा सवाल मेरा ये है कि जावेद कुरैशी नज़र नहीं है औरंगाबाद शहर के अंदर। पता नहीं जावेद कुरैशी साहब को देखने के लिए नौजवान तरस रहे हैं, जावेद कुरैशी साहब कहाँ है, लेकिन जावेद कुरैशी नज़र नहीं आता। नहीं, वक्तन फ़ौक्तन जहाँ भी ज़रूरत महसूस हुई इंशाल्लाह। जैसे नारे गाँव में अभी बारिश वारिश के जब मसाइल आए थे तो मैं इंशाल्लाह बाहर निकला भी थी, लोगों की कुछ मदद भी करे थे। ये जो कोविड के मामले आए थे उसमें भी हम सामने थे, तो जो खिदमत का जो पहलू था उसके अंदर तो काम चालू ही था अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो रुका नहीं। रिजर्वेशन के ऊपर एक हंगामा मचा हुआ है। हमने देखा कि महागाड़ी की सरकार कहती है कि मुस्लिम रिजर्वेशन के अंदर जो सारी बातें निकल कर आ रही है, आप उसके अंदर क्या एक आपका एक ओपिनियन रखेंगे? क्या मुस्लिम रिजर्वेशन देना चाहिए या महागाड़ी सरकार दे नहीं रही है? आपको क्या लगता है सर इसके? महाविकास आघाड़ी तो खैर अभी जुम्मा 8 दिन वाला मामला है ये, लेकिन इससे पहले जो 10 साल हुकूमत थी कांग्रेस NCP की, जब वो ये पॉसिबल हो सकता था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता था, तो जब पूरा उनका टर्म ख़त्म हो रहा, 10 साल जब ख़त्म होने को आ रहे, उसके बाद ये अंदेशा था कि अब शायद ये वापस रिपीट नहीं होंगे, तो 10 साल गुजर गए लेकिन वो उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं दी। उसके बाद जो है कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, हम तकरीबन 2003 से हम लोग जो है रिजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ये शहर में, औरंगाबाद के अंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 2003 से। आपको याद होगा कि एकनाथ रंग मंदिर के अंदर हमने एक प्रोग्राम लिया था रिजर्वेशन के ऊपर, उसमें हमने गवर्नमेंट के नुमाइंदों को भी बुलाए थे और रिजर्वेशन के ऊपर अच्छी बात करने वाले जो लोग थे, जैसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है अरशी खान, तो अरशी खान भी उसके अंदर मौजूद थे। उस टाइम माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन नसीम सिद्दीकी साहब हुआ करते थे, वो भी उसमें मौजूद थे, वो भी आए थे और सब बातें हुई, और बातें होने के बाद फिर जो है मुसलमानों को खुश कर दिया गया, लेकिन रिजर्वेशन पे अमल भेजा। अब तो हाई कोर्ट ने बोल दिया उनको, सुप्रीम कोर्ट ने, कि बस आप जो है 5% रिजर्वेशन जो है तालीम में दीजिए, लेकिन वो 5% रिजर्वेशन तालीम में भी नहीं दे रहे। और अभी तो बीजेपी के, अभी मैं परसों के दिन सुन रहा था फर्नांडिस साहब कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकता।
कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इतने कमीशन बना दिए, पूना पेट कमीशन बना दिए, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आ गई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई। हर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुसलमान जो है पसमानदा है, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट हर जगह टालती रही। और अब तो हाल ये हो गया, आज अभी परसों का जो मामला है कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी हटा दिया गया जी, क्योंकि तो ओबीसी में कुछ ज़्यादा थी मुसलमानों की, तो वो उनको तो भी कुछ फ़ायदा मिल जाता, अब तो वो भी हट गया। साहब अब उसके अलावा जैसे कि मुस्लिम रिजर्वेशन को देखकर महाअघाड़ी सरकार आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आपको क्या लगता है किस तरह से इसके ऊपर एक लड़ाई लड़ी जा सकती है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर? अब दीगर पार्टियां, सारी पार्टियां तो देखिए अब अपना अपना काम कर रही है। जैसे इमाम पार्टी में लास्ट टाइम एक बड़ा जुलूस लेकर वहां पर पहुंच गई थी, उसके अलावा दीगर पार्टियां भी उसमें काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से हल किया जा सकता है? एक लंबी तहरीक है पूर्ण, हम लोग 25 साल से इस पर काम कर रहे हैं। और मुसलमानों की जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन के टाइम पे उनको रिजर्वेशन याद आता। आपको शायद याद होगा कि मैं जब मजलिस में हुआ करता था तो 2013 के अंदर या 14 में हमने जो है रिजर्वेशन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखे थे और आम खास उसके अंदर रहते, उसमें निहाल अहमद साहब आए थे, मरहूम जो साबिक़ एमएलए थे मालेगांव के, और बहुत सारे जो है सियासी लीडरान आए थे और साहब भी उसमें मौजूद थे, और वो रिजर्वेशन का प्रोग्राम लिया। तो वो रिजर्वेशन का प्रोग्राम 2013-14 में जो हुआ था, उसके बाद से रिजर्वेशन के ऊपर यहाँ पे फिर किसी ने काम नहीं किया। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे कुछ काम कर रही थी, कुछ कानूनी भी जो है कानूनी तौर से भी कुछ लोग काम कर रहे थे रिजर्वेशन के ऊपर, लेकिन उसके बाद से कोई रिजर्वेशन पे काम नहीं हुआ। तब कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ गए तो रिजर्वेशन का झंडा लहरा रहा है जी, रिजर्वेशन का झंडा उसके लहरा। अलावा सब जैसे कि हमने आज देखा है कि आप वंचित बहुजन अघाड़ी के स्टेज पर नजर आए, जी, तो क्या हम ये समझे कि वंचित बहुजन अघाड़ी के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं या उनसे आपकी कुछ बातचीत चल रही है? नहीं, एक नौजवान बच्चा हमारा दोस्त है जलीस अहमद बुल के, तो उन्होंने जो है एक प्रोग्राम रखे, तो उन्होंने मेरे को दावत दिए थे कि आपको हम मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुला रहे हैं वहाँ पर। तो मैं बोले क्या डालूँ आपको, कि साबिक़ एमआईएम का सदर डालूँ या फिर जो है क्या डालूँ? तो मैंने बोला भाई मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट 2008 के अंदर एक 2009 में मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन हमने तैयार की थी, आप उसकी हैसियत से मेरा नाम लिखिए। तो वो हैसियत में मैं वहाँ पर गया था वंचित बहुजन अघाड़ी की उसमें, और वंचित बहुजन अघाड़ी भी जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने में बहुत पहल कर रही है और मुखलिस है वो लोग भी। तो उनको आज हमने ये वादा करके आया है कि भाई आप आइए, हम भी आते, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन अघाड़ी हम रिजर्वेशन की एक पूरी लंबी मुहिम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जैसे कि शहर में कई जगह ऐसे चर्चे हैं जो पुराने सियासतदान हैं, उनसे भी हमारी कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है कि जावेद कुरैशी मजलिस में वापस आने के चांसेस बन रहे हैं, या किसी बड़े नेता से पता चला है लास्ट टाइम के डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब भी आपसे मिलने के लिए आए थे, तो हम ये समझे कि आपका वापस एमआईएम में घर वापसी हो सकती है। वो गफ्फार कादरी साहब जब आए थे घर पे, हमारे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, तो वो नारे गाँव के अंदर जो है पानी की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी, और हम जो सुबह ही पहुँच गए थे वहाँ पर। तो अब उनका हल्का है, वो अब ऐसा समझ रहे कि हल्का जो है उन्होंने भी उसके ऊपर उनका अतिक्रमण हो गया हल्के के ऊपर, तो उनका हल्का था, तो वो भी वहाँ पर आ गए कि भाई तुम इधर हमारे एरिया में कहीं। तो मैं बोला एरिया नहीं, पूरा शहर हमारा है, तुम्हारा और हमारा एरिया क्या है? अच्छा, तो उस हैसियत में उन्होंने मुलाकात करने को आए थे। कोई बाकी कोई एमआईएम से बात हो रही है? नहीं, एमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बड़े करीबी माने जाते हैं, और करीबी मुझे लगता है आज भी होंगे ही, क्योंकि पार्टी अपनी जगह होती है। एक नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब वो काबिल एहतराम शख्स है हमारे लिए, हम मजलिस में रहो या ना रहो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो काबिल एहतराम ही हमारे लिए। हम ये उम्मीद रखें कि फिर से एक बार जो है आप एमआईएम में नजर आएंगे ऐसे बहैसियत बड़े लीडर। मैं मौलाना लोगों से अक्सर एक तकरीर में एक बात सुनते रहता हूँ कि मोमिन जो है बार बार डसा नहीं जाता, तो अब बार बार डस के कितने बार डसेंगे, क्या छन्नी कर डालते हमारे ऊपर। सर उसके अलावा ठीक है, आपका एमआईएम छोड़ने का सही रीज़न क्या है सर? मेरा कोई रीज़न नहीं है, मैं जो है बहुत सच्चाई के ऊपर यकीन रखने वाला इंसान। जब मेरे को जब लोग बोल रहे थे कि तुम इलेक्शन में क्यों नहीं आए 2014 में, तो मैं बोला था कि मेरे को जमात को मजबूत करना था उसने, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा इलेक्शन लड़ने के लिए जी। तो मैंने जो ताकतवर उम्मीदवार थे, यानी जो साजो सामान इलेक्शन के लिए लड़ रहा था, वो साजो सामान मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसलिए जो है जो लोग लड़ सकते इलेक्शन उनको आगे बढ़ाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट भी आए, नताइज भी आए, लोग चुन के भी गए।
तो ये उसके पीछे उसके पेश नज़र यही था। लेकिन अब हम ये चाह रहे थे कि अब जो असेंबली का इलेक्शन था उसमें जो है असद साहब जो है हमारी जो वफादारियाँ थी जमात के ताल्लुक़ से या जो मेहनतें थी हमारी, उसका कुछ सिला मिल जाएगा। लेकिन खैर बहरहाल नहीं हुआ कुछ भी। अब उन्होंने क्या आप सोचे कि हमारे को पता नहीं। उसके बाद आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बात नहीं, कि आपको कोई और पोस्ट दिया जाए, जैसे कि बाकी कई सारी पोस्टें उस वक्त खाली थी। कोई पोस्ट नहीं। महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष उस वक्त खाली थे, बहुत सारी पोस्टें उस वक्त खाली थी। तो आपसे कुछ ऐसी की बातचीत हुई कि आपको कोई पोस्ट दिया जाएगा? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। मजलिस में निकलने के बाद आपकी किसी लीडर से बातचीत हुई या वापस आपसे कोई रिक्वेस्ट की गई आप वापस आ जाइए मजलिस में, ऐसे कुछ? नहीं, अब मेरे साथ में जो मेरे साथ रहने वाले जो लोग हैं उनका भी बहुत इसरार है कि साहब आप वंचित में MIM सूट होते हैं, MIM जाओ। मेरे जितने भी करीब के लोग आए, लेकिन अब मैं बार बार ये सुना है कि मेरी गैरत इजाज़त नहीं दे रही ज़्यादा मेरे को। अच्छा साहब, ठीक है, एक मरतबा देखिए असद साहब से अगर आपकी बात हो सकती है तो आपको लगता है कि अगर जहाँ पर आपको लगता है कि लोगों का फ़ायदा हो सकता है, आपको लग रहा है कि आप एक मुस्लिम पार्टी में रहने के बाद में, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुस्लिम पार्टी के ज़्यादा जानी जाती है, अगर आप उसमें रहेंगे आपको लगता है कि शहर का विकास हो सकता है। औरंगाबाद का आप तो देख रहे हैं हमारा शहर तो गड्ढों में होता जा रहा है, तो आपको लगता है कि मजलिस में रहने के बाद में कहीं ना कहीं आपका एक पावर नज़र आएगा। जावेद कुरैशी तो वैसे ही तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद ही सामने से नहीं जा सकते असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने के लिए। अल्ताफ़ साहब आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पत्रकार है। आपने अभी जिक्र किया कि जो है शहर के हालात बहुत ख़राब है, शहर में बहुत गड़े। अब आप अंदाज़ा करिए कि एक लंबा जो है एक टर्म पूरा जो है मजलिस ने 25 कारपोरेटर चुन के लेके आई और MLA 5 साल गुजर गए, अब ये 2.5 साल गुजर गए। उसके बावजूद भी अगर मुस्लिम शहरों के अंदर गड़े हैं तो ये किसकी नाकामी है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, है कि नहीं? तो इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी नाकामी है। जी नहीं, चुन के लेके आया ना, इसमें कोई शक नहीं, उससे इरादा नहीं, लेकिन लोग याद नहीं रखते, नाम नहीं लेते। तो खैर उनसे मेरे को कोई शिकायत भी नहीं है कि याद नहीं गए। मेरा काम था एक करने का कौम मिल्लत के ज़रिए, वो मैं कर दिया। अब वो याद रखते याद रखो, नहीं रखते नहीं रखो, पीठ में छुरा घोपते पीठ में छुरा घोपो, क्या करते करो, उससे कोई बहस नहीं है। अच्छा सर, आने वाले वक्तों में महानगर पालिका के इलेक्शन है, तो क्या आप ना मजलिस की तरफ आपका अभी रुझान है ना ही वंचित की तरफ है, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर तो साफ मुझे लगता नहीं कि आप वहाँ पर जाए, या आप, मुझे ऐसी एक उम्मीद हम लोग नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस से के जो लोग हैं सब मेरे दोस्त हैं पूरे, उन्होंने मेरे से रब्त कायम करा और उनसे बातचीत भी हुई मेरी, बहुत सारे इशू पे भी बात हुई, बहुत सारे बातचीत भी हुई। तो ठीक है, बातचीत भी हुई, उनके जो है बड़े लीडरान से भी मेरी बातचीत हुई। तो लेकिन अभी नहीं, अभी तो कहीं कोई इरादा नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा, ये भी नहीं है। अगर मजलिस की तरफ से आपको कोई अगर एक इसरार होता है कि जावेद साहब हम हाथ बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, जाएंगे? नहीं, अब क्या मजलिस में जाते, बार बार थक गई तबीयत मजलिस में जाके। तो सर मजलिस को लाने वाले तो आप ही हैं ना, बता नहीं, मजलिस को लाने वाले हम ही चाहे, लोगों को आगे बढ़ाने वाले भी हम हैं और पीठ में खंजर खाने वाले भी हम हैं। अच्छा, आने वाले वक्तों में फिर क्या, अगर कोई पार्टी की तरफ आपका हाथ नहीं बढ़ाया तो क्या आप खुद ही आपकी पार्टी? देखिए साहब, मैं एक बात कहता हूँ कि 2000 अभी जो असेंबली के इलेक्शन थे उसमें जो वंचित बहुजन अघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो अलाइंस टूटा, अब उसकी वजूहात बहुत है। क्या वजूहात है, क्यों तोड़े, किसने तोड़ा, ये तो तुम MIM वालों से पूछो या वंचित वालों से पूछो। अगर मेरे को एक सियासी, वंचित कहती है MIM ने तोड़ा, MIM कहती है वंचित ने तोड़ा, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? मैंने आपकी जो है चैनल पे देखा फारूक अहमद का इंटरव्यू, वही और वो फारूक अहमद साहब ने उनको चैलेंज किए कि आप जो है उनको लेके आइए मेरे सामने, तो बैठ ही जाएंगे, दो बातें हो ही जाएंगी। और हम चैलेंज करते हैं उनको, और वो बता रहे कि हम उनको वो उनका जो ख़त है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो ख़त बता देंगे कि अलाइंस किसने तोड़ा, किसने पहल करे। यहाँ तक कि मेरी जो फारूक साहब से जब बात हुई तो उन्होंने लेके वो लेटर जब आ गया था महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार, जब भी प्रकाश अम्बेडकर ने बोले कि अभी कोई हमारे को असद साहब से गाइडलाइंस नहीं आई कि हम अलाइंस तोड़ रहे। उस वक्त तो आप मजलिस में थे सब, जिस वक्त उस समय मजलिस में था। मजलिस हुआ क्या, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको कि हुआ क्या, क्यों तोड़ा गया है। अब क्या सीटों के मामले में अगर कोई मतभेद था तो वो इतना बड़ी बात नहीं है, वो तो अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती, इधर उधर करके उसको एडजस्ट करके वो तो हो ही जाता। मेरे को नहीं लगता बड़ी बात। अब मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं था उस टाइम, तो मैं को सही तरीके से बता नहीं सकता आपको कि क्यों टूटा।
लेकिन वो बहुत अच्छा इत्तेहाद था। इतिहास है, ऐतिहासिक बन जाता। वो जो था उसमें मैं प्रैक्टिकली बात बताऊं, मैं ज़मीन के ऊपर था जब ये इत्तेहाद के मामले के अंदर। ये दलितों में भी और मुसलमानों में इतना जज्बा कूट कूट के भरा था ये इत्तेहाद को लेके, और इतनी इज्जत की नज़र से ये इत्तेहाद को मुसलमानों में भी और दलितों में भी देखा जा रहा था। लेकिन ये इत्तेहाद अगर कायम रहता था तो शायद जो है महाराष्ट्र का सियासी मंजरनामा कुछ और होता था, आज अलग होता कुछ। सब अगर आने वाले महानगर पालिका में आप अगर वंचित में चले जाते हैं अगर या फिर एमआईएम पार्टी में चले जाते हैं, तो हम ये समझे कि इनका वापस अलायंस हो सकता है, या फिर एक मर्तबा महानगर पालिका पे एक परचम लहराया सकता है कि वंचित और एमआईएम फिर एक मर्तबा होकर काम कर सकती है। अगर आप किसी दो पार्टियों में से किसी एक पार्टी में आप अगर चले जाते हैं, तो हम ये समझे कि वंचित और एमआईएम एक हो सकती है, क्योंकि एक जावेद कुरैशी एक तरफ से बड़ा चेहरा होगा, एक तरफ से फारूक अहमद बड़ा चेहरा होगा। अभी मैं क्या बोल सकता है इसमें, जिसकी भी अलायंस टूटी, जिससे टूटी, ठीक है, इनसे टूटी या उनसे टूटी, अलायंस तो टूट गई। लेकिन आप अगर किसी पार्टी में जाते हैं, दोनों में से किसी एक में, तो आपको लगता है कि अलायंस होना चाहिए। अब एमआईएम पे भरोसा करने को तैयार नहीं है वंचित बहुजन अघाड़ी। जो अभी आज मैंने जो बात किया उनसे जो मेरी बात हुई, उनके ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे, उनकी महाराष्ट्र की जो सदर है रेखा ताई जो है, उनसे भी बातचीत हुई, तो वो वंचित से काफ़ी नाराज़ है। अपने इंटरव्यू में भी जिक्र करी कि उनसे अभी कोई अलाइंस करने का कुछ नहीं है। अब वो क्यों नहीं कर रहे, वो तो उन्होंने ही बताएंगे आपको सही तरीके से। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि ये इत्तेहाद जो है बड़ा कारआमद हो सकता था। एमआईएम इतनी कमज़ोर भी तो नहीं है ना औरंगाबाद के अंदर, कि अगर उनके साथ वो अलायंस नहीं भी करती है तो वो अकेले नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है 25 के 50 भी हो जाए। देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2009 के अंदर जब इलेक्शंस थे असेंबली के अंदर, मैं उधर के असेंबली के इलेक्शन से लड़ा था मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट से। 2008 में हमने मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट बनाए थे। तो जब हम लोगों को बड़ा गिड़गिड़ा के बोलते थे कि आई हमारे इतने वोट हैं, हम चुन के आ सकते अपने बलबूते पे, हमारे इतने वोट हैं और तुम एक जगह वोट डालो, और ये बोल के हमने असेंबली का इलेक्शन लड़े वहाँ पर, ठीक है। और कोई साजो सामान नहीं था हमारे पास, कोई औजार नहीं थे इलेक्शन लड़ने के, जो औजार लगते वो औजार हमारे पास नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने नारे तकबीर का नारा मारा और निकल गए रोडों के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए। 13,000 तक हमने उसको बात कर। वो दो जो है खरबपति लोग हमारे बीच में थे, उसमें से हमने 13,000 वोट खींच के निकाले थे। दो खरबपति कौन, एक राजेंद्र दरड़ा साहब थे और एक जो है सुभाष झामड़ साहब थे, उनके बीच में से हमने निकाले। और जब रिज़ल्ट आया तो 48,000 वोट पे जो है वहाँ से एमएलए बना, और 49,000 वोट मुसलमानों ने गिराए। तो जब हमने बोले थे कि हम हमारे बलबूते पे चुन के आते थे, और वही नारा लेके हम मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट को आगे बढ़ाते रहे। 2013 में एमआईएम आई और एमआईएम में हमने मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट को जम कर ली। और उसके बाद फिर जो है अकबर साहब का जो है तकरीर थी, उसके ऊपर लोगों का वो, फिर असद साहब यहाँ आए, उनसे जो जोश पैदा हुआ तो वो देखने काबिल था। उसके बाद रिज़ल्ट ही आ गया जी। उसके बाद लेकिन आज सियासी हालात बहुत तब्दील हो गए। हमने देख लिया 80,000 वोट हमने जो है पूर्व में लिए, लेकिन हम सीट जीत नहीं सके। इधर 70 के करीब हमने वोट लिए सेंटर में, लेकिन हम जीत नहीं सके। तो एक बात तय है आपको कि यहाँ पर दलित वोट जब तक मुसलमानों के साथ जुड़ेगा नहीं, यहाँ से असेंबली की सीट निकलना मुश्किल है। ये अलग बात है अलगप्पे के अंदर कि दो उम्मीदवार बहुत ज़्यादा मजबूत है, जैसा लास्ट टाइम जो है सेंट्रल के अंदर जो है प्रदीप जायसवाल और तनवानी की शक्ल के अंदर मिल गया था, तो ये साहब चुन के आ गए थे हमारे। अच्छा साहब, आने वाले वक्तों में महानगर पालिका का जैसे इलेक्शन है, अगर आप किसी पार्टी के साथ नहीं जाते हैं तो क्या आप जैसे बता रहे हैं आपकी जो पार्टी है आपने जो एक तैयार की, उसी के ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे? फिर अभी हमारी उसके ऊपर बातचीत चालू है। हमारे जो जिम्मेदारान हैं यहाँ पर, हमारी मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट की जो पहले हमारी ग्रुप थे, उनके ज़िम्मेदारान से हमारी बात चल रही है कि हमने क्या करना चाहिए आगे। जब आपका जैसे कि रशीदपुरा आपका एरिया है, लास्ट टाइम कुछ साल पहले आप वहाँ के कॉर्पोरेटर भी रहे, तो इस बार आप वहीं से लड़ेंगे या फिर और औरंगाबाद के अंदर किसी जगह से आपके नुमाइंदे भी आप खड़े करेंगे, या फिर आप खुद ही कहीं से खड़े होंगे? और अभी क्या हालात बनते क्या है, लेकिन इलेक्शन तो लड़ेंगे इंशाल्लाह, वहाँ से ही लड़ेंगे। आपके दोस्त भी है सर वहाँ पर आपके अपोजिट में, नासिर सिद्दीकी साहब? अब वो हमारे दोस्त नहीं रहे ना साहब, आपके लेकिन पार्टनर भी तो है सर आपके, वो है वो पार्टनर, वो क्या करते हैं आपके, और आपके दोस्त भी तो है सर, वो क्या करते हैं? तो लड़ना तो अब ऐसे लोगों का जिक्र नहीं करे तो ज़्यादा बेहतर है, तकलीफ होती है यार।
नहीं वो सब वो अलग इशू हो गया, लेकिन आपके दोस्त भी तो है सर वो, क्योंकि आपको अपोजिट में दोस्त के साथ ही आपको इलेक्शन लड़ना है। तकलीफ दे लोग है, बस इतना बोल सकता तुम्हारे। सर उसके अलावा जैसे और सियासी बात पे हम जब आते हैं, औरंगाबाद के अंदर जैसे सियासी अब ऐसा एक माहौल बन चुका है, मुस्लिम चेहरे को देखते हैं तो लोग समझते हैं एमआईएम की तरफ वोट जाता है, हिंदू समाज जो है शिवसेना बीजेपी की तरफ वोट जाता है। अब क्या आने वाले वक्तों में भी लोग विकास को हटकर ऐसी वोट करेंगे सर? क्या ऐसी चोट करेंगे? ऐसी वोट करेंगे, मतलब सिर्फ संभाजी नगर औरंगाबाद के ऊपर ही मसला चलता रहेगा? ये संभाजी नगर का तो मसला ख़त्म है जी। संभाजी नगर का क्या मसला है? घड़ी घड़ी बार बार संभाजी नगर का जिक्र करके जो है वो इशू को काय को गरमाते जी। संभाजी नगर कोई इशू नहीं है, सब संभाजी नगर हट गया बाजू में भी, अभी औरंगाबाद है, खाली औरंगाबाद की बात करो। और जो लोग बार बार जो है ये जिक्र करते कि तुम्हारे में दम है तो ये करके बताओ वो करके बताओ, उनकी बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है ऐसी बात करने की। जब हो जाएगा ना तो ऐसा सर पीटते रहेंगे, तुम्हारी हैसियत नहीं है उसको तब्दील करने की। तो लिहाजा वो लोग जो है उस पर परहेज़ करें कि किस पे क्या बोलना चाहिए। बिला वजह के अगर तुम्हारी नालगुड़ी चल रही होंगी तो फिर अलग बात है, लेकिन ऐसी बातें ना करें। ये जो चल रहा है सुकून से कारोबार चलन दीजिए। एक बुड्ढी लाइन से लेके हम देखते हैं कि आज़ाद चौक तक के सर कहीं कहीं जगह पर रोड बने हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखा जाता है तो पूरे रोड के बेहाल है। डेनिज लाइन का आप देखिए, औरंगाबाद के अंदर हर गली का हर एरिया का वही हाल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो क्या ऐसा है सर कि बुड्ढी लाइन से लेके आज़ाद चौक तक हम ये समझ रहे हैं कि विकास का काम मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, मुझे तो लगभग ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ एरिया में जहाँ पर एमआईएम के कॉर्पोरेटर सर वहाँ पर भी काम हुआ है, जैसे कि हमारे पास में देखिए आप रोशन गेट के आधे एरिया से लेकर आज़ाद चौक तक रोड बना हुआ है। बीच में अगर हम आते हैं थोड़ा रोड बना हुआ है, लेकिन कहीं पर बीच बीच में लगभग हमने देखा है कि डेनिस लाइन का पानी बह रहा है। मुरमुरा मस्जिद के सामने आप देख लीजिए लगभग पानी बह रहा है। तो सर क्या इसको लापरवाही महानगर पालिका की देखा जाएगा कि वहाँ के कॉर्पोरेटर्स की लापरवाही देखी जाएगी? कॉर्पोरेटर्स की नुमाइंदगी सही नहीं है, कॉर्पोरेटर्स की नुमाइंदगी सही नहीं है। उसकी बात तो ये अगर ड्रेनेज के मसाइल इतने हैं और उसको अगर हल कर नहीं पा रहे तो वो बड़े मसाइल क्या हल करेंगे? ये मसला है सबसे बड़ा। नारेगांव देखिए सर, आप जैसे कि आप वहाँ पर गए तो वो तो एकदम पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ की ना सड़कों का हाल है, ना लाइट का हाल है, ना रेल लाइन का हाल है। अब वहाँ पर कैसा नुमाइंदा चाहिए आपको लगता है? नहीं, मैं अभी ये पानी की जब आफत आई थी मैं नारेगांव गया था, और नारेगांव के अंदर मैंने उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट किया कि जिन्होंने आरसीसी के अपने बंगले बना लिए वो गुंठेवारी भरे। वो पूरा जो है लीगल बस्ती है, मतलब लीगल उसमें कुछ नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं तो गुंठेवारी भर के उसको लीगल करे। और लीगल करने के बाद कुछ लोग तो करे जो साहिब इस्तात है, मैं गरीबों से नहीं बोल रहा हूँ, जो साहिब इस्तात लोग हैं उनका काम है कि गुंठेवारी भर के वहाँ के डेवलपमेंट को। आप 10 घर की गुंठेवारी करिए, मैं 100 घर का काम करके बताता हूँ आपको। गुंठेवारी भरना बहुत जरूरी है। सब जैसे और एक चेहरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर, खदीर मौलाना साहब, उनका भी काम अभी बड़ा ज़ोरों पे है। मैं देख रहा हूँ कि लोग मजलिस छोड़कर उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी भी एक पार्टी मजबूत होती नज़र आ रही है। तो क्या आप ऐसे चेहरों के साथ भी जाने की कोशिश नहीं करेंगे? जैसे कि खदीर मौलाना साहब अभी हमारे टाउनहाल के बब्बू भाई हो गए, सैयद मतीन, जफ़र साहब, और आपको बोलूँ मैं मुदस्सिर अंसारी जो मजलिस में हुआ करते थे, मतीन मजलिस में हुआ करते थे, ये सारे लोग मजलिस को छोड़कर वहाँ चले गए। अभी बता रहे हैं उनसे जब मेरी बातचीत होती है, कहते हैं कि और भी मजलिस के लोग आने वाले हैं। तो क्या हम ये समझे कि आप भी उनके पास जाकर राष्ट्रवादी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, या फिर वंचित या मजलिस दोनों में से कोई एक जगह आप रहेंगे? कोई एक नाम तो आप डिक्लेयर कर लीजिए कि कहीं ना कहीं आप जाने वाले। नहीं, खदीर भाई तो हमारे बड़े भाई के जैसे है। वो उन्होंने कोविड में भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी और बहुत सारे लोगों के मसाइल छुड़ाए, बहुत लोगों को जो है उनका इलाज करके सफ़ेयाब किया उनको। उनकी इस कारोबार इस एक्टिविटी को उनका तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, वो बंदे ने जितनी मेहनत करा। तो हमारा उनसे कोई ज़ाती झगड़ा वगड़ा भी नहीं है। वो हमारे भाई है, वो हमारे कलमे के शरीक है, वो भी हमारे को मिलते हैं, हम भी उनसे मिलते। रही पार्टियों की बात, तो अभी भी हमारे साथियों के अंदर ये चढ़ा है कि भाई कहीं ना कहीं तो तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार हमारे दोस्तों को भी ये बोलता, वो बोलते हैं कि भाई एमआईएम में ही जाओ वापस। मैं बोलता वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट का अगर अलाइंस होता है तो ये सबसे ज़्यादा कारामद बात रहेंगी इस शहर के लिए, क्योंकि दलितों के एतमाद को जो ठेस पहुंची ना, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भरपाई करके देना पड़ेगा। इसकी भरपाई कैसे हो सकती है? इसकी भरपाई ऐसी होती कि मुसलमानों ने जहाँ दलित उम्मीदवार है उसको चुना के लाना चाहिए, जहाँ दलित उम्मीदवार है उसको चुना के लेना चाहिए। ये भरपाई होना चाहिए। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक कम्युनिटी के नाम पे हमने वोट ले लिए
इतने वोट नहीं लिए, 1.25 लाख वोट लिए हमने, और तुम्हारा जब काम निकल गया तो तुमने उनको लात मार दी। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जब आज एक ब्रिजवाड़ी का एक बंदा मेरे से सवाल कर रहा था आज वो प्रोग्राम के अंदर, मैंने ब्रिजवाड़ी का जिक्र किया क्योंकि मैं वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर घूम रहा था, तो मैं देख रहा था वो दलित बंदा मेरे को बोल रहा था कि भाई आप जाइए मुसलमान एरियो में, मुसलमान कहीं कांग्रेस को तो वोट नहीं देते रहे, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ देखिए। आप, हमारे पास देखने की ज़रूरत नहीं। और जितने दलित एरियो के अंदर मैंने जब जाके देखा, वहाँ पर वंचित बहुजन अगाड़ी, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अलावा कोई तीसरा जो है टेबल नहीं लगा हुआ था, एक ही टेबल था खाली। तो जज्बात वो इतने जज्बे के साथ उन्होंने वोट दिए। मैं कन्नड़ की मिसाल आपको दूं, कन्नड़ के अंदर मैं एक देहात के अंदर गया, सिर्फ 4 घर मुसलमानों के, और वो 4 घर सिर्फ डर डर के ही वोट देते कभी भी। वो 4 घर के साथ 8 घर दलितों के थे। जब दलित वहाँ पतंग को वोट मार रहे थे तो वो 4 घर भी मुसलमान पतंग को वोट मार रहे थे। तो ये ऐसा जज्बा उस टाइम में फूट फूट के उभर गया, और वो जज्बे को जो है अपने मफाद की खातिर चकनाचूर कर दिए जो लोगों ने, उनको अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है साहब। अच्छा साहब, अगर आप जैसे बता रहे हैं कि अगर उनका ऐलान नहीं होता है फिर इसमें वोट बढ़ जाएंगे साहब, वंचित बहुजन अगाड़ी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, आप उनका सपोर्ट करेंगे, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने उनका भरपाई कर देना चाहिए, मुसलमान अगर उनको वोट मारेंगे, मजलिस को मारेंगे सर, फिर वोट तो बंटवारा हो जाएगा। 20% जहाँ मुसलमान है वहाँ चुन के आ सकते हैं कोई मुसलमान? नहीं आ सकता सर, वोट तो कमी है ना, 20% कोई वोट ही नहीं है सर। तो वो 20% मुसलमानों ने वोट दे देना चाहिए वंचित को, उन्होंने वंचित को वोट दे देना चाहिए। और क्या। और जहाँ भाई जहाँ तुम्हारी मेजोरिटी वोट है तो तुम फैसला करो तुमको किसको देने का है वोट। जहाँ तुम माइनॉरिटी वोट है तुम्हारे पास जो वार्ड के अंदर, कि तुम अपने बलबूते पे पूरे भी वोट ले लिए अपने, तो फिर चुन के नहीं आते, तो उस शक्ल में क्या करेंगे आप? सब अगर जहाँ पर 20% दलित हैं उन्होंने किसको वोट करना चाहिए फिर? अब दलितों ने किसको करना है यार, ये तो ओरिज बताएंगे, अपन क्या बताएंगे। अब तो कोई अलायंस नहीं रहा, अलायंस था तो उन्होंने आपका जो है तो किसी दूसरी पार्टी का टेबल भी लगने नहीं दी। अभी सही है। तो सब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि जावेद कुरैशी साहब अगर वंचित में चले जाए और मजलिस के साथ अगर आप हाथ मिला दे तो? कौन? आप अगर वंचित में चले जाए, बड़ा चेहरा वंचित वालों, एमआईएम वालों पे अब एतमाद नहीं रहा वंचित को, नहीं बोल रहे हैं अलायंस के लिए। वो अभी जितनी बार उनकी महाराष्ट्र की सदर साथ में थी तो वो भी बोल रही थी कि अभी कोई इरादा नहीं है उनसे हमारा अलायंस करने का। बम्बई में वो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने भी यही बोला कि हमारा कोई इरादा नहीं है उनसे अलायंस करने का। तो जो एतमाद टूटा, अब उसको कैसा जोड़ेंगे, अब वो लोगों ने सोचना जिनको अलायंस करना है। अगर मुझे अलायंस करने का है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं दलितों के एतमाद को बहाल कर सकूं। सब एक तरफ से मजलिस कहती है कि हम अलायंस करने तैयार है, वो आगे बढ़े, एक तरफ से वंचित कहती है आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ेगा कौन? इलेक्शन आया तो तुमको अलायंस की याद आ रही। अरे पहले जाके तुमने ताल्लुकात बनाए क्यों नहीं? फिर इतने दिन से क्या कर रहे थे आप लोग? आपको वहाँ अगर उनसे अलायंस करने का है, तुमको लग रहा है कि वो अलायंस फ़ायदेमंद है, तो फिर खामोश क्यों बैठे हुए? जाओ ना भाई उनके पास, अलायंस बात करो। क्यों नहीं कर रहे ये लोग बात? दोनों बात करने के लिए क्यों नहीं बात कर रहे? तो मैं वही बोल रहा था कि भाई क्यों नहीं बात कर रहे, क्या है? हो सकता है बीच में अगर कोई बड़ा चेहरा उनको लग रहा होगा कि कोई बड़ा चेहरा बीच में हो जो बात करे, तो जावेद कुरैशी के रूप में ऐसा चला। अरे मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब ने प्रकाश अम्बेडकर साहब को बड़ा भाई कहा है। अब बड़ा भाई कहा है तो छोटे भाई का काम है ना जाना चाहिए उनके पास। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब से मेरी अगर बात हुई तो मैं बोलूँगा साहब जाओ, आप जाना चाहिए, जाके बात करना चाहिए उनसे। क्यों नहीं करना चाहिए? मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, औरंगाबाद की सियासत आपको लगता है आने वाले वक्तों में कैसी होगी सर? नौजवानों के साथ में लोग जाएंगे या फिर ऐसे चेहरों के साथ जाएंगे जो चेहरे वाकई में, जो पहले ऐसा होता था कि चेहरों के ऊपर इलेक्शन हुआ करता था कॉरपोरेशन के, अब ऐसा हो रहा है कि लोगों में कैसा है कि एमआईएम जैसे कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बड़ी पार्टियों की तरफ लोगों की नज़रें होती थी। अब इस बार लोग कैसे वोट करेंगे? नहीं, लोग अब कॉरपोरेशन के इलेक्शन तो जो है ना साहब, असल में लोकल का जो फेस है उसके ऊपर ज़्यादातर डिसाइड होता। पार्टियाँ जो रहती है उसके ऊपर भी डिसाइड होता, लेकिन तुम्हारे वार्ड का जो लोकल फेस वो कितना तुम्हारे वार्ड के अंदर पॉपुलर है, कितने लोगों के मसाइल हल करता, कितनी भाग दौड़ करता, वो उस पर डिपेंड करता ज़्यादा कि वो उम्मीदवार चुन के आएगा कि नहीं चुनेगा। कॉरपोरेशन के इलेक्शन की बात करता। असेंबली के जो इलेक्शन है वो तो पार्टी वाइज ही होंगे, वो तो पार्टी वाइज होंगे। आने वाले वक्तों में भी पार्टी वाइज ही। तो औरंगाबाद का जैसे कि पहले निज़ाम हुआ करता था उसी तरह से इलेक्शन होंगे या फिर वही मुद्दों को छेड़ दिया जाएगा? औरंगाबाद, संभाजी नगर, मंदिर, मस्जिद, क्या विकास के नाम पे लोग तो वो तो होते ही ना हर वक्त, क्या नई बात है उसमें?
वो तो होते रहेगा। होते रहता, अब लोग आदी हो गए वो बातों के, वो ये कान से सुनते ये कान से निकाल देते। विकास की तरफ किसी का ध्यान जाता ही नहीं है सर, है क्या? नहीं, पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हो सकते, पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होते हैं। आपको लगता है कि मजलिस दमदार होगी आने वाले वक्तों में? मजलिस के अंदर अगर बड़े चेहरे, शहर के और बड़े चेहरे अगर उसके अंदर जाएंगे तो ये मजलिस के लोगों से पूछो आप कि कितने दमदार होंगे और कितने बमदार होंगे। जावेद कुरैशी बैठे हैं ना सर यहाँ पर, तो मैं क्या बता सकता, अब काम वो लोग कर रहे तो अपन क्या बता सकते आप भी तो जा सकते हैं पार्टी के अंदर, कहाँ जा सकते, मजलिस में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आया ऐसा कुछ लगता है? जाना मैं बार 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 बार। ऐसा लगता है हमें कि आपकी किसी से बातचीत हो रही है? शहर में ऐसे चर्चे हैं सर कि आपकी किसी से बातचीत चढ़ी, या तो राष्ट्रवादी या तो मजलिस। नहीं, लेकिन आज एक नया चेहरा सामने आया कि वंचित से भी आपकी कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। वंचित 6 महीने से जो है तो मेरे को बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं वंचित में, बोला मैं नहीं आता भाई कोई पार्टी में भी। अब आपके साथ आज भी उन्होंने कल बोले कि भाई तो वंचित ज्वाइन कर लो, मैं बोला नहीं, मैं वंचित ज्वाइन नहीं कर रहा। आपको अगर मेरा सपोर्ट होना है अगर, तो आप मेरे को मुस्लिम इत्तेहाद बैनर के तले मेरे से काम लीजिए, मैं आता। और आज उनको वादा करके उठा कि रिजर्वेशन के जितने मामले पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन अघाड़ी रिजर्वेशन पे काम करेंगे। ये आपकी उनसे बातचीत? ये उनसे बात हुई। थैंक यू सर। ये थे जावेद कुरैशी साहब। इनसे बात कर एक चीज़ समझ में आई कि शहर के जो हालात हैं, जो लोग बड़े होते हैं, बड़े नेता होते हैं, इनसे बात करके एक चीज़ समझ में आती है कि क्या आखिर शहर के हालात आने वाले वक्तों में कैसे होंगे, लोग किस तरह से काम करना चाहिए। जो पुराने नेता होते हैं इनको अक्सर मालूमात काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जावेद कुरैशी साहब से बात करके एक चीज़ पता चली है कि इनके जज्बे को नौजवानों ने अक्सर सलाम किया है। चाहे रिजर्वेशन का मसला हो, 2003 से उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 2013 से इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है, इन्होंने बड़े आगे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। अब इनका जो खुद का बैनर है उसके तले हो सकता है आने वाले वक्तों में या ये वंचित में जाए, या मजलिस इनको फिर से अपना जो होता है कि घर वापसी होती है, या राष्ट्रवादी में जाते हैं। देखने वाली बात तो ये होगी। सबसे बड़ी बात ये है, इनसे बात करके पता चली है, आने वाले वक्तों में जो इलेक्शन होने वाले हैं उस इलेक्शन में कौन बाजी मारेगा या कितनी सीटें किसकी आएगी। जावेद कुरैशी साहब पूरी तरह तैयार है अपने नुमाइंदों के साथ मैदान में उतरने के लिए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।